यहाँ से निकलना कैसे आसान होगा, मैंने पूछा। इस बस के ड्राइवर और गाइड को रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया जाएगा, नंदिनी ने जवाब दिया। मैं समझा नहीं, मैंने उलझी हुई नज़रों से इसकी तरफ देखा। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है ना, मेरा मतलब है बस चला सकते हो ना, नंदिनी ने पूछा। मैंने इस बात में सर हिला दिया तो बात जारी रखते हुए कहने लगी, ड्राइवर की वर्दी तुम्हें पहना दी जाएगी और गाइड की साड़ी रत्ना को। असल ड्राइवर और गाइड आम मुसाफिरों की हैसियत से बस में सफ़र करेंगे। सारिस्का पहुंचकर तुम दोनों अलोर और वहां से दिल्ली या आगरा की तरफ निकल जाना। अगर गाइड भी कोई मर्द हुआ तो रत्ना क्या करेगी, मैंने पूछा। बैरूनी ट्रिप्स पर आमतौर पर लेडी गाइड्स को भेजा जाता है, नंदिनी ने जवाब दिया। मैं कोशिश करूंगी कि इस बस पर भी किसी लेडी गाइड ही की ड्यूटी लगा दी जाए। तो ये बंदोबस्त कब होगा, मैंने पूछा। कोशिश करूंगी कि परसों तक ये टूर अरेंज हो जाए, नंदिनी ने जवाब दिया। और अगर बाद में राज खुल गया तो तुमने हमें फरार होने में मदद दी थी, तो जानती हो इसका अंजाम क्या होगा, मैंने इसके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। जानती हूँ, नंदिनी ने जवाब दिया, लेकिन मेरे साथ जो होगा मुझे इसकी परवाह नहीं। तुम लोग तो निकल जाओगे और जब तुम लोग खैरियत से अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे तो मुझे याद कर लेना। बात करते हुए इसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। इससे अगले रोज शाम 7 बजे के करीब नंदिनी को टेलीफोन पर कोई पैगाम मिला। इसके थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में चली गई और 15-20 मिनट बाद बाहर निकली तो मैं इसे देखकर चौंक गया। वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। हल्की नीले रंग की साड़ी इस पर खूब जच रही थी। हल्के से मेकअप ने इसके हुस्न को निखार दिया था। कहीं जा रही हो, मैं पूछे बगैर नहीं रह सका। डायरेक्टर साहब ने तलब किया है अपने बंगले पर, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। हो सकता है मैं देर से वापस लौटूं, मैं गुप्ता को यहाँ छोड़ जाऊंगी। अगर मेरी अदम मौजूदगी में टेलीफोन की घंटी बजे तो तुम लोग बिल्कुल रिसीवर मत उठाना, गुप्ता ही कॉल रिसीव करेगा। नंदिनी को ऐसी कोई हिदायत देने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे यहाँ रहते हुए कई मरतबा फ़ोन की घंटी बजी थी, लेकिन हम फ़ोन के करीब भी नहीं गए थे। नंदिनी 8 बजे वाली बस पर चली गई। इसकी थोड़ी देर बाद गुप्ता आ गया और रात का खाना तैयार करने की जिम्मेदारी इसने संभाल ली। खाना खाने के बाद हम दोनों तो अपने कमरे में आ गए और गुप्ता बर्तन धोने के बाद सिटिंग रूम में सोफे पर लेट गया। मैं और रत्ना सरगोशी में बातें करते रहे और वक्त धीरे धीरे बीतता रहा। हमारा ख्याल था कि नंदिनी 11 बजे के करीब आ जाएगी। वो तो नहीं आई, अलबत्ता 11:15 के करीब टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैं कमरे से निकलकर सिटिंग रूम में आ गया। गुप्ता सोफे पर सो रहा था। इसके खराटे टेलीफोन की घंटी से ज़्यादा तेज थे। मैंने आगे बढ़कर गुप्ता को झंझोड़ दिया और टेलीफोन की तरफ इशारा किया। इसने जल्दी से उठकर रिसीवर उठा लिया। वो कुछ देर तक फ़ोन पर बात करता रहा और फिर रिसीवर रखकर मेरी तरफ मुड़ा। दीदी सुबह आएगी, आप लोग भी सो जाइए, इसने कहा और सोफे पर लेट गया। मैं चलने में वहीं खड़ा रहा, फिर अपने कमरे में आ गया। रत्ना सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। नंदिनी का फ़ोन था कि वो वहीं रहेगी। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, कहाँ, रत्ना ने बेख्तियार पूछ लिया। अपने डायरेक्टर की कोठी पर इसे हमारे फरार का बंदोबस्त करना है, मैंने जवाब दिया। बेचारी रत्ना ने गहरा सांस लेते हुए कहा, हमारे लिए क्या कुछ कर रही है। मैं जवाब देने की बजाय पलंग पर लेट गया। रत्ना तो इसके थोड़ी देर बाद सो गई। मुझे देर तक नींद नहीं आ सकी। मैं यही सोचता रहा कि हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं कि नंदिनी जानबूझकर यहाँ से हट गई हो और रात को किसी वक्त छापा पड़ जाए। मैंने अपना पिस्तौल तकिए के करीब रख लिया। बाहर कोई पत्ता भी खड़कता तो मैं चौंक पड़ता। कई बार जैसे बाहर तारीकी में दबे दबे कदमों की आवाज़ सुनाई दी और कई बार मैंने उठकर खिड़कियों से झांका था, मगर सब कुछ मेरा वहमा साबित हुआ। दिन की रोशनी फैलने लगी। दड़मे में बंद मुर्गियों में 3-4 मुर्ग भी थे। उन्होंने बारी बारी बांगे देना शुरू कर दी। अब मुझे इत्मीनान हो गया कि हमारे साथ कोई धोखा नहीं होगा। रात भर जागे रहने से मेरी आंखों में शदीद जलन हो रही थी। मेरी आंखें बंद हो रही थी और मैं नींद की आगोश में चला गया। सुबह 11 बजे रत्ना ने मुझे झंझोड़ कर जगाया। उठने का इरादा नहीं है, दिन भर सोए रहोगे क्या, इसने कहा। नंदिनी वापस आ गई या नहीं, मैंने आंखें खुलते ही सबसे पहले नंदिनी के बारे में पूछा। वो सुबह 7 बजे आ गई थी, इस वक्त अपने दफ्तर में है, रत्ना ने जवाब दिया। जाग जाने के बाद मैं देर तक पलंग पर करवटें बदलता रहा। रत्ना ने मुझे चाय लाकर दे दी। मैं बेड की पुस्तकाल से टेक लगाए बैठा चाय पीता रहा और नंदिनी के बारे में सोचता रहा। क्या वो महज हमदर्दी की बिना पर हमारा साथ दे रही थी, अपने आप को मुसीबत में डाल रही थी और ये बात अच्छी तरह जानती थी कि अगर ये राज खुल गया तो इसे भी नहीं बख्शा जाएगा। नंदिनी से दोपहर के खाने पर भी मुलाकात नहीं हुई। शाम 6 बजे गुप्ता आ गया। इसने बताया कि नंदिनी जयपुर चली गई है, 8-9 बजे तक लौट आएगी। मैं अजीब शशोपंज में मुब्तला था। कभी नंदिनी की इन पुरस्रार सरगर्मियों पर शुबा होने लगता
और कभी मैं अपने आप को सरजनिश करने लगता कि बिला वजह इस पर शक कर रहा हूँ। नंदिनी रात 9 बजे के करीब वापस आई। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। इसके थोड़ी ही देर बाद जब हम खाने पर बैठे वो बता रही थी, सुबह सयाहों की एक बस सारिस्का जा रही है। वो चलनमों को खामोश हुई, फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम लोगों की खातिर मुझे इसकी जो कीमत अदा करनी पड़ी है इसका तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहरहाल आज की भाग दौड़ के बाद मैंने ये पता भी चला लिया है कि इस बस का ड्राइवर और हेल्पर कौन होगा और सयाहों के साथ गाइड कौन होगी। वो एक बार फिर खामोश हो गई और चंद लम्हों बाद बोली, ये तुम लोगों की खुशकिस्मती है कि गाइड की हैसियत से शोशावरी का इंतखाब किया गया है। ड्राइवर और हेल्पर को आमादा करने के लिए मुझे खासे पापड़ बेलने पड़े हैं। दोनों से 10-10 हज़ार रुपये में बात हुई है। 20 हज़ार रुपये एक और आदमी को देने पड़े हैं जिसने ये टूर अरेंज करने में अहम किरदार अदा किया है। ठीक है, हम ये रकम दे देंगे, लेकिन ये लोग कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। मैंने कहा, रास्ते में कोई गड़बड़ नहीं होगी। तुम लोग खैरियत से सारिस्का पहुंच जाओगे। वहां से अलौर जाने के लिए फ़ौरन ही कोई ना कोई बस वगैरह मिल जाएगी। नंदिनी ने कहा, ड्राइवर और हेल्पर अभी 11 बजे के करीब यहाँ आएंगे। इन्हें रकम भी अदा करनी होगी। तीसरा आदमी सुबह आएगा, 20 हज़ार इसे देने होंगे। ये रकम तो हम तुम्हें अभी दे देंगे। मैंने कहा, लेकिन प्रोग्राम क्या है? क्या सुबह हमें जयपुर जाना होगा जहाँ से बस रवाना होगी? सारिस्का जाने वाली बस यहीं से गुजरेगी। नंदिनी ने जवाब दिया, बस सुबह 7 बजे यहाँ पहुँच जाएगी। चंद मिनट के लिए हम इसे रोके रखेंगे। इस दौरान ड्राइवर और शोशावरी अंदर आ जाएंगे। तुम दोनों इनसे अपने कपड़े बदल लेना। तुम ड्राइवर की सीट संभाल लोगे और रत्ना गाइड की हैसियत से बस में सवार होगी। ड्राइवर और शोशावरी आम मुसाफिरों की तरह बस में बैठ जाएंगे। राजस्थान तो तारीखी इमारतों से पटा पड़ा है। रत्ना ने कहा, इस रास्ते में भी जगह जगह ऐसी इमारतें होंगी। अगर बस के मुसाफिरों ने किसी जगह के बारे में पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? ऐसी कोई बात हुई तो शोशावरी संभाल लेगी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हेल्पर का क्या होगा? मैंने पूछा। इसका इस मंसूबे में कोई किरदार नहीं है, सिवाय इसके कि वो चूँकि इस राज में शामिल है इसलिए इसे रकम देनी पड़ेगी। नंदिनी ने कहा। खाने के बाद नंदिनी भी हमारे कमरे में आ गई। मैंने रत्ना को इशारा किया। इसने अलमारी के निचले खाने में से सूटकेस निकाल लिया। ये वही सूटकेस था जो शोशावरी लेकर आई थी और हमने सब कुछ इसमें रख दिया था। नंदिनी चूँकि हमारे पास मौजूद जेवरात के बारे में जान चुकी थी, इसलिए मेरे ख्याल में मज़ीद राजदारी की ज़रूरत नहीं थी। रत्ना ने अपने गिरबान में हाथ डालकर चाबी निकाली और अटैची केस के दोनों ताले खोलकर ढकना उठा दिया। जेवरात और रकम रत्ना की 2 साड़ियों में अलग अलग करके 2 बंडल से बना दिए गए थे और वो दोनों बंडल जू के तू सूट केस में रख दिए गए थे। मैंने एक बंडल बाहर निकाल लिया। 10-10 हज़ार रुपये वाले नोटों के 4 बंडल निकाल कर नंदिनी के हवाले कर दिए। रत्ना ने एक तलाई कड़ा और 2 बंडल और निकाल लिए और इन्हें नंदिनी के सामने रखते हुए बोली, मुआवजे के तौर पर कुछ पेश करना हमारी तौहीन होगी। यह हकीर सी भेंट समझ कर कबूल कर लो। नंदिनी के चेहरे का रंग बदल गया। जैसे इसे रत्ना की बात बुरी लगी हो। इनकार मत करना, एक बहन का तोहफा समझ लो। रत्ना जल्दी से बोली, तुम्हारी बात मान लेती हूँ। नंदिनी गहरा सांस लेते हुए बोली, बस ये कड़ा रख लेती हूँ, हर वक्त मेरी कलाई में रहेगा और तुम्हारी याद दिलाता रहेगा, लेकिन ये रकम मैं नहीं लूँगी। और वाकई इसने रकम नहीं ली। रत्ना ने सूटकेस बंद करके दोबारा अलमारी में रख दिया और हम वही बैठे बातें करते रहे। 11 बजे के करीब गुप्ता ने आकर बताया, ड्राइवर और इसका हेल्पर मिलने आए हैं। नंदिनी ने इन्हें अंदर बुला लिया। वो तीनों सिटिंग रूम में बैठे बातें करते रहे और फिर नंदिनी ने हमें भी वहीं बुला लिया। गुप्ता वापस जा चुका था। ड्राइवर का नाम सलनाम सिंह था और वो जयपुर ही का रहने वाला था। मैं कुरेद कर इसके बारे में पूछने लगा ताकि ये मालूमात ज़रूरत के वक्त काम आ सकें। तुम लोग एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह जान लो। जब तक मैं चाय बना कर लाती हूँ, नंदिनी कहते हुए उठकर चली गई। इसकी वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई थी। इस दौरान हम ड्राइवर और इसके हेल्पर से बातें करते रहे। रत्ना भी इन दोनों के बारे में कुरेद कर पूछती रही। नंदिनी ने चाय की ट्रे में इस पर रख दी और नोटों का एक बंडल भी इनके हवाले कर दिया। 12 बजे के करीब वो दोनों चले गए। नंदिनी फिर हमारे कमरे में आ गई और तकरीबन 2 बजे तक वहाँ बैठी बातें करती रही। इसके जाने के फ़ौरन बाद मैं भी सो गया। सुबह 6:30 बजे मेरी आँख खुली। रत्ना पहले ही जाग चुकी थी। इसके थोड़ी देर बाद नंदिनी चाय लेकर आ गई। चाय पीकर तैयार हो जाओ, बस ठीक 7 बजे यहाँ पहुँच जाएगी। इसने हम दोनों के हाथों में एक कप दे दिया और एक कप खुद लेकर कुर्सी पर बैठ गया। चाय पीकर मैं कमरे से निकला और बंगले के पिछले हिस्से में वाक़ बाथरूम में घुस गया। 7 बजे बाहर बस की आवाज़ सुनाई दी और इसके थोड़ी देर बाद शोशावरी ड्राइवर के साथ बंगले में आ गई। हेल्पर नहीं आया, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। तुम दोनों दूसरे कमरे में जाकर आपस में कपड़े तब्दील कर लो। नंदिनी ने मुझे और ड्राइवर को इशारा किया
और तुम दोनों भी। अब इसका इशारा शोशावरी और रत्ना की तरफ था। मैं रत्ना के लिए दूसरी साड़ी ले आई हूँ, मैं अपनी ड्रेस में जाऊँगी। शोशावरी ने अपना शोल्डर बैग खोलते हुए कहा। मैं ड्राइवर के साथ दूसरे कमरे में आ गया। हमें लिबास तब्दील करने में चंद मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। ड्राइवर की वर्दी मुझे बिल्कुल फिट आ गई थी। बाएं जेब पर बैज लगा हुआ था और टोपी पर भी सामने की तरफ आईटीडीसी का निशान बना हुआ था। मैंने ड्राइवर से इसका धूप का चश्मा भी लेकर लगा लिया था और जब आईने के सामने खड़े होकर अपना जायज़ा लिया तो मेरे होंठों पर खफीफ से मुस्कुराहट आ गई। जब मैं इस कमरे में वापस आया तो रत्ना भी कपड़े बदल चुकी थी। गुलाबी साड़ी में वो खिला हुआ गुलाब ही लग रही थी। शोशावरी इसकी साड़ी पर बैज दुरुस्त कर रही थी। नंदिनी मुझे देखते ही उठ गई। अब चल पड़ो, ज़्यादा देर मुनासिब नहीं, वो बोली, और अपना सामान ले लो, यहाँ कुछ भूल मत जाना। रत्ना ने अलमारी में से सूटकेस निकाल लिया और हम लोग बंगले से बाहर आ गए। ड्राइवर हमारे पीछे पीछे चल रहा था। बस दफ्तर के सामने खड़ी थी। कुछ सयाह नीचे उतर कर टहल रहे थे। इस एयर कंडीशन बस में वो 40 सयाह थे जो सब के सब गैर मुल्की थे। किसी के पास स्टिल कैमरा था और किसी के पास मूवी कैमरा। हेल्पर भी बस के बाहर खड़ा था। इसने आगे बढ़कर रत्ना के हाथ से अटैची केस लेकर छत पर टूरिस्टों के सामान के साथ रख दिया। तमाम टूरिस्ट भी बस में बैठ गए। मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली और अल्लाह का नाम लेते हुए इंजन स्टार्ट कर दिया। मुझे दूसरी मरतबा बस चलाने का मौका मिला था। पहली मरतबा जब हम माउंट आबू से फरार हुए थे, इस वक्त बारिश भी हो रही थी। पहाड़ी इलाकों में बारिश के मौसम में बस चलाना बहुत ख़तरनाक होता है, लेकिन मैं बड़ी होशियारी से इन ख़तरनाक रास्तों पर बस चलाता हुआ जोधपुर तक ले गया था और अब दूसरी मरतबा ये बस चला रहा था। नंदिनी के बंगले में कपड़े बदलने के दौरान ड्राइवर ने मुझे बता दिया था कि जयपुर से निकलते ही चेक पोस्ट पर मुसाफिरों को चेक किया गया था। आगे अगरचे चेकिंग की तवक्का नहीं थी, मगर इस इम्कान को रद्द भी नहीं किया जा सकता था कि किसी जगह बस को रोक भी लिया जाए। हेल्पर दरवाजे के करीब वाली सीट पर बैठा हुआ था, जबकि रत्ना, शोशावरी और ड्राइवर मेरे पीछे वाली सीट पर थे। बस में तमाम सयाह यूरोपियन थे। इनमें कोई भी उर्दू समझने वाला नहीं था, इसलिए ड्राइवर सलनाम सिंह बड़े इत्मीनान से मुझे रास्ते के बारे में हिदायत देता रहा। बस अंबर से निकलकर दिल्ली की तरफ जाने वाली नेशनल हाईवे नंबर 8 पर आ गई। मैंने रफ्तार बढ़ा दी। आगे वीराना था मगर सड़क वीरान नहीं थी। ट्रैफिक की आमदरफ्त जारी थी। बाज़ गाड़ियाँ बहुत तेज़ रफ्तारी से हमें ओवरटेक करके आगे निकल रही थीं। सामने से आने वाली गाड़ियों की रफ्तार भी खासी तेज़ थी। मैं बहुत मोहतात होकर बस चला रहा था। सामने से किसी गाड़ी को आते देखकर बस को सड़क के बिल्कुल किनारे पर ले लेता। तकरीबन 1.5 घंटे के सफ़र के बाद सामने दरख्तों के कुछ झुंड दिखाई देने लगे। जैसे जैसे फासला तय हो रहा था, मंजर वाज़ेह होता जा रहा था। मेरा ख्याल था वहाँ कोई छोटी सी झील थी जहाँ आबादी ज़रूर होगी। मेरा अंदाज़ा इस हद तक दुरुस्त निकला कि वहाँ एक छोटी सी झील थी, मगर आबादी ऐसी नहीं थी जिसे गांव या बस्ती का नाम दिया जा सके। 2-3 ढाबा टाइप की दुकानें और ऐसे ही रेस्टोरेंट थे जिनके सामने लकड़ी के बेंच और चारपाइयाँ बिछी हुई थी। सड़क की दूसरी तरफ काफ़ी दूर हटकर कुछ खंडरात नजर आ रहे थे। मेरा ख्याल है कुछ अर्सा पहले यहाँ आबादी रही होगी, फिर किसी वजह से वह बस्ती वीरान हो गई और इमारतें खंडरों में तब्दील हो गई, और इन खंडरों ही की वजह से यहाँ पर ये चंद ढाबे और रेस्टोरेंट बन गए। इस शाहराह पर सफ़र करने वाले चाय या खाने वगैरह के लिए यहाँ कुछ देर के लिए रुक जाते होंगे। बाएं तरफ वाले होटल के सामने बस रोक लेना पाया। मेरे पीछे बैठे हुए ड्राइवर ने कहा, यहाँ 5-10 मिनट रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे। शोशावरी देवी टूरिस्टों को इन खंडरों के बारे में बताएंगी, फिर आगे चलेंगे। मैंने इन खंडरों की तरफ देखा। वो खंडरात एक टीले पर थे और कम से कम 2 इमारतें ऐसी थीं जिनके बारे में कोई बात कही जा सकती थी। वो यकीनन किसी ज़माने में इस इलाके के राजाओं के महल रहे होंगे। ढाबों और रेस्टोरेंटों के सामने एक जीप और 2 कारें खड़ी थीं। कुछ लोग बेंच और चारपाइयों पर बैठे हुए थे। मैंने ड्राइवर के बताए हुए रेस्टोरेंट के सामने बस रोक ली और इस वक्त दिल्ली की तरफ से आने वाली एक बस सामने वाले एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी थी। तकरीबन आधा घंटा रुकने के बाद हम आगे रवाना हो गए। चंद किलोमीटर का फासला तय करने के बाद नेशनल हाईवे छोड़कर हम एक और सड़क पर मुड़ गए। ये सड़क सारिस्का से होती हुई अलौर तक चली गई थी। अलौर से आगरा, दिल्ली और दूसरी सिमतों में सड़कें निकलती थीं। अलौर एक बड़ा रेलवे स्टेशन था जहां से दिल्ली, जयपुर और आगरा के लिए ट्रेन भी चलती थी। सारिस्का तक पहुंचने में मजीद 1 घंटा लग गया। इस तरफ घने जंगल थे। सारिस्का जंगल के किनारे पर दरमियाने दर्जे का कस्बा था जहाँ चंद कदीम इमारतें भी थीं जिनका शुमार आसार कदीमा में होता था। टूरिज्म का दफ्तर कस्बे से ज़रा हटकर था। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस भी था। यहाँ एक बहुत बड़ा सारिस्का पैलेस होटल भी था।
और ये होटल भी महकमा सयाहत ही की ज़ेरे इंतज़ाम था। मेरे पीछे बैठा हुआ सुलनाम सिंह मुझे रास्ता बताता रहा और टूरिस्ट ऑफिस के सामने पहुंचकर मैंने बस रोक ली और इंजन बंद कर दिया। जब मैं बस का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर रहा था तो ठीक इस वक्त दफ्तर के दरवाजे से भी एक भारी भरकम आदमी बाहर निकला था। इसकी उम्र 45 और 50 के दरमियान रही होगी। सर दरमियान से बिल्कुल गंजा था और दाएं बाएं और पीछे की तरफ ग्रे बालों की एक झालर सी रह गई थी। इसकी आंखें चेहरे के लिहाज से बहुत छोटी थी और अजीब सी लग रही थी। मेरी तरफ देखते हुए इसके चेहरे पर उलझन के तासुरात उभर आए। इसे एक नज़र देखते ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं था। सुलनाम सिंह और शुशावरी वगैरह भी नीचे उतर आए। हेल्पर ने बस की छत से सयाहों का सामान उतारना शुरू कर दिया। किसी भी टूरिस्ट का सामान एक बैग से ज़्यादा नहीं था। सुबह पैदल सफ़र के दौरान आसानी से कंधे पर लादा जा सकता था। शुशावरी और सुलनाम सिंह बरामदे में इस मोटे आदमी के पास चले गए। मैं भी इनके पीछे ही था। सुलनाम सिंह ने इसका तारुफ करवाया। वो भी इस ऑफिस का मेजर अमरीश था। मेरे बारे में सुलनाम सिंह ने सिर्फ इतना बताया कि महकमा सयाहत का ड्राइवर हूँ और पहली मरतबा इस तरफ आया हूँ। इस दौरान रत्ना भी अपना सूटकेस लेकर आ गई। अमरीश अब भी हम दोनों को घूरती हुई नज़रों से देख रहा था। हम गेस्ट हाउस में आ गए जहाँ स्टाफ के लिए भी 2-3 कमरे मखसूस थे। टूरिस्टों में से कुछ गेस्ट हाउस में आ गए थे और दीगर को सरिस्का पैलेस होटल की तरफ भेज दिया गया था। मैं और रत्ना शुशावरी के साथ एक कमरे में आ गए। शुशावरी तो अपनी ड्रेस में ही रही, अलबत्ता मैंने और रत्ना ने फ़ौरन ही कपड़े बदल लिए। तुम लोग कमरे में ही रुको, मैं मालूम करके आती हूँ कि अल्लौर की तरफ कोई गाड़ी जाने वाली है या नहीं। शुशावरी कहते हुए बाहर चली गई। इसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई। वो खासी बदहवास थी, आंखों में वहशत सी भरी हुई थी। क्या हुआ, खैरियत? मैंने उलझी हुई निगाहों से इसकी तरफ देखा। मेरी छठी हिस्स किसी गड़बड़ का एहसास दिलाने लगी थी। गजब हो गया, शुशावरी ने सरगोशियाना लहजे में कहा और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अंबर में नंदनी को पकड़ लिया गया है। इसने इतराफ़ कर लिया है कि तुम दोनों इसके पास ठहरे हुए थे और आज सुबह सयाहों की बस में सरिस्का चले गए हो। ओ, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। तुम्हें कैसे पता चला? हम लोग अक्सर इस तरफ आते रहते हैं। अमरीश हमें अच्छी तरह जानता है, लेकिन तुम दोनों को देखकर वो कुछ उलझ गया था। अगरचे सुलनाम सिंह ने इसे बता दिया था कि तुम लोगों का ताल्लुक भी महकमा सयाहत ही से है, लेकिन इससे शुबा है कि तुम दोनों वही हो जिन्हें तलाश किया जा रहा है। लेकिन इसे कैसे पता चला? मैंने कहा, 1 घंटा पहले नंदनी पकड़ी गई थी। इसने इंकशाफ किया कि तुम दोनों इस बस पर सरिस्का गए हो, तो थोड़ी देर बाद पहले फ़ोन पर जयपुर से अमरीश को हिदायत की गई कि गैर मुल्की सयाहों के अलावा बस पर जो भी मुसाफिर हों इन्हें किसी बहाने पर रोक लिया जाए। अल्लौर पुलिस को भी इतला दी गई है, वहाँ से भी पुलिस पार्टी यहाँ आने वाली है। बस के मुसाफिरों में सिर्फ तुम दोनों ऐसे हो जो शुबे की जद में आते हो। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर कहने लगी, अमरीश बड़ी राजदारी से मुझसे तुम दोनों के बारे में पूछ रहा था। मेरे इस तबसार पर इसने सारी बातें बता दी। इसे शायद ये मालूम नहीं हो सका कि मैं और सुलनाम सिंह वगैरह भी तुम लोगों के फरार के मंसूबे में शामिल हैं। लेकिन ये राज कैसे खुला? मैंने पूछा। हो सकता है कि राज के मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई हो। राज कौन? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। वही जिसे नंदनी ने 20,000 रुपये दिए थे। शुशावरी ने बताया, ऐसे टूर्स वही अरेंज करता है। हो सकता है इसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई हो और इस तरह नंदनी गिरफ्त में आ गई। नंदनी ने पुलिस को ये बताया कि तुम लोग सरिस्का वाली बस पर गए हो। ये नहीं बताया कि किस हैसियत से हो। बस में गैर मुल्कियों के अलावा सिर्फ तुम दोनों ऐसे हो जिन पर शुबा किया जा सकता है। अमरीश मुझसे तुम दोनों के बारे में पूछ रहा था, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम दोनों पकड़े गए तो हम भी नहीं बच सकेंगे। सुलनाम सिंह पर लानत भेजो, मैं तुम लोगों के साथ जा रही हूँ। कहाँ? मैंने बेख्तियार पूछा। अल्लौर की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं। हो सकता है रास्ते ही में पुलिस से टकराव हो जाए। हम जंगल की तरफ निकल जाएंगे, शुशावरी ने कहा। जंगल? मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। तुम ही ने तो बताया था कि ये जंगल शेर और चीते जैसे खूनख्वार दरिंदों से पटा पड़ा है। शेर और चीते इंसानों से ज़्यादा बेरहम साबित नहीं हो सकते, शुशावरी ने जवाब दिया। दरिंदे तो शायद हमारा कुछ लिहाज करें, मगर जो लोग हमारी तलाश में हैं वो इन दरिंदों से ज़्यादा खौफनाक हैं। वो हमारा लिहाज नहीं करेंगे। क्या हम पैदल जाएंगे? मैंने पूछा। मैं कोई बंदोबस्त करती हूँ, तुम लोग यहीं रुको। शुशावरी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। इस मरतबा इसकी वापसी 15 मिनट बाद हुई। अमरीश ने तुम लोगों के बारे में जयपुर और अल्लौर पुलिस को फ़ोन पर इतला दे दी है। अल्लौर से पुलिस की एक पार्टी रवाना हो चुकी है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। जयपुर से भी पुलिस की एक पार्टी रवाना हो चुकी है, लेकिन इन्हें यहाँ पहुँचने में वक्त लगेगा, शुशावरी ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, ये सूटकेस मुझे दे दो और तुम दोनों सरिस्का पैलेस की पिछली तरफ चले जाओ। वहाँ दूसरी सरकारी गाड़ी के साथ टूरिज्म की एक लैंड क्रूज़र खड़ी है।
खाकी रंग की गाड़ी पे टूरिज्म का मोनोग्राम बना हुआ है। तुम लोग इस लैंड क्रूज़र के पास रुको, मैं अभी आती हूँ। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।